हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो, इससे पहले हम डाउट्स लें। पहले मैं बेसिक से शुरू करूँगी ताकि कोई भी किसी भी लेवल में हो तो उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, ठीक है। फिर आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स या मेन से संबंधित सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए प्लीज़। ओके, और कौन है? ठीक है, बाकी सब लोगों को पता ही है, बट स्टिल हम शुरू से शुरू करेंगे तो मैं बेसिक से बताऊँगी। सी, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस में पहली स्टेज है प्रीलिम्स, फिर मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग स्टेज का होता है, उसको क्वालिफाई करना है, ठीक है। देन होता है हमारा मेंस एंड देन उसके बाद होता है इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिलकर हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में सब्जेक्ट 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ का, ठीक है, जिसमें जितने मोटे मोटे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, सब आ जाएगा, राइट। दूसरा पेपर होता है सी सैट का। सी सैट में आती है हमारी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी। तो सी सैट में कुछ मिनिमल मार्क्स लेकर आओगे तभी तुम्हारा GS1 का पेपर चेक होगा, और फिर कट ऑफ जो GS1 का पेपर है उससे होती है, ठीक है। प्रीलिम्स की स्टेज क्लियर है। दूसरी स्टेज होती है मेंस की। मेंस में होता है सब्जेक्टिव, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स हमको लिखने होते हैं। वहाँ पर कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिलता, जिसमें जीएस के 6 पेपर्स होते हैं। जीएस है तो यानी कि जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ में सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। वही वाले सब्जेक्ट्स भी हैं जो प्रीलिम्स में पढ़कर आओगे, उसके अलावा भी है एथिक्स, वर्ड हिस्ट्री, ये सब। इसके अलावा मेंस में 2 पेपर और होते हैं। एक होता है जनरल हिंदी का 150 मार्क्स का, एक होता है एसए का 150 मार्क्स का, ठीक है। बाकी सारे जीएस के पेपर्स होते हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वापस अपने प्रीलिम्स स्टेज में। सी, प्रीलिम्स स्टेज की बात करें तो प्रीलिम्स में सी सैट वाला जो है वो अगर आपको नॉर्मल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ये सब आती है, और अगर आपको अपना नहीं पता कि हमको आती है कि नहीं, तो आपको प्रीवियस ईयर का पेपर उठाना है, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसको सॉल्व कर कर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस लेवल पर हैं, कि एक बार बिना कुछ पढ़े लिखे सॉल्व कर रहे हो तो कितना सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। अगर आपको लग रहा है आप बिल्कुल ही गुड़ गोबर है, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, सबका लेवल अलग होता है, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस एग्ज़ाम के 2-2.5 महीने पहले से शुरू करना, अभी से नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है नहीं हो जाता है, इतना भी क्या है, तो उसकी प्रैक्टिस तब भी 2-2.5 महीने पहले से शुरू करना, लेकिन उसमें उस समय पर सिर्फ पेपर सॉल्व करना जब पास आने लगे एग्ज़ाम, ठीक है। क्योंकि एक नॉर्मल एवरेज इंसान यूपी पीसीएस का सी सैट का पेपर क्वालिफाई कर सकता है, अगर वो पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर कर, जहाँ पर उसको प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स के क्वेश्चन में उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, रीजनिंग के उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और कर ले, ठीक है। तो ऐसे सी सैट का पेपर हमारा सॉल्व हो जाएगा सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करके, राइट। अब जो हमारा कट ऑफ निकलवाता है प्रीलिम्स का वो है हमारा जनरल स्टडीज़ का पेपर, ठीक है, जिसमें आते हैं हमारे मोटे मोटे सारे सब्जेक्ट्स प्रीलिम्स के। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई पढ़ें कैसे, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको पढ़ लें और हमारा प्रीलिम्स निकल जाए। सी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग शायद मुझसे पहले से जुड़े हैं, कुछ लोग नए हैं, तो थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि मैंने टच वुड जितने बार भी अपने जीवन में प्रीलिम्स दिया है, जब मुझे नहीं भी पता था, अब तो मैं बहुत एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ, तब भी मेरा प्रीलिम्स निकला था। तो ऐसा कोई टुटका कर कर नहीं निकला था। एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है कि हमको पता होता है, कोई हमको बस बता दे कि ये पढ़ना है और उसको घोर कर पी जाओ, प्रीलिम्स निकल जाएगा। प्रीलिम्स का पेपर चाहे जिस भी प्रकार का आए, जितना टफ आए, जितना इजी है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें गलत नहीं करने, उसको गलत नहीं किया तो प्रीलिम्स हमारे निकलने के 100% चांसेस होता है, 99 होते हैं, 100% कोई कुछ नहीं होता है इस जीवन में, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द सोर्सेज। सी, इसमें प्रीलिम्स के जनरल स्टडीज़ के पेपर में 3 सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट और मोटे मोटे होते हैं। फर्स्ट इज़ मॉडर्न हिस्ट्री, सेकंड इज़ ज्योग्राफी, थर्ड इज़ पॉलिटी, ठीक है। इसके अलावा एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, साइंस, एनवायरनमेंट, यूपी स्पेशल वगैरह भी हमको पढ़ना होता है। लेकिन ये जो मैंने 3 पहले सब्जेक्ट्स बोले, इनका
बहुत थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, और इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। सोर्सेज के लिए आपको बेसिक ही फॉलो करना है। अगर आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ठीक ठाक आपको लग रहा है, नहीं भाई ये कोचिंग अच्छी है, आपने उसके नोट्स खरीद रखे हैं, तो उसको फॉलो करो, ठीक है। 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है, वरना मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज पढ़ सकते हो, और साथ में एटलस मैपिंग से संबंधित फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उसको देख सकते हो, राइट। एंशिएंट और मेडिवल के लिए भी ऑप्शन रहता है कि हम एनसीईआरटीज को पढ़ें या फिर तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी को पढ़ें, बट अगेन इसको अगर इससे नहीं भी करते हो और सिर्फ पीवाईक्यू से देखकर और प्लस ल्यूसेंट पढ़ लेते हो, तो एंशिएंट और मेडिवल हमारा हो जाता है। एंशिएंट और मेडिवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें बहुत ही रैंडमनेस रहती है, ठीक है, कुछ भी उटपटांग पूछ लेंगे, तो तुम उसके लिए 4 बुक भी पढ़ लोगे तो भी वो क्वेश्चन शायद तुम्हें ना आए। इसलिए स्मार्ट तरीका ये है कि हम वो चीज़ें कर लें, अगर बेसिक क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में हर बार पूछा जाता है, जो बेसिक है कि भाई इल्तुतमिश कौन से तुर्क थे, ठीक है, बेसिक हर किताब में मिल जाएगा, कोई यूपीपीएससी की कोचिंग के नोट्स हो, ल्यूसेंट हो, पीवाईक्यू हो, वो हम पॉइंट पढ़ के बैठे हो, ठीक है। अब रैंडम किताब में कौन सा कंटेंट है वो कोई नहीं पढ़कर बैठा हो, किसी रैंडम इंसान की किताब में हमको वो शायद मिल जाए, बट देन उसके लिए हमको इतनी मेहनत नहीं करनी है। तो यहीं पर हमको थोड़ा सा स्मार्टली एंशिएंट और मेडिवल को उस हिसाब से इम्पोर्टेंस देनी है। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स जो आता है हमारा, इसमें अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते, बट देन कॉन्सेप्ट समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके लिए मैं बहुत बार रिकमेंड कर चुकी हूँ, यूट्यूब चैनल है एक एग्ज़ाम क्वेस्ट, उसमें मैराथन क्लास में एक सर ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, अदरवाइज़ अब शायद बहुत सारे लोग आ गए हो, तो कॉन्सेप्ट समझ लो। ये नहीं करना है हमको कि इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं तो हम स्किप करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि फिर वो आपसे इंटरव्यू में पूछ लेंगे, और इंटरव्यू में अगर तुमको नेशनल इनकम और जीडीपी जीवीए नहीं पता होगा तो वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे नहीं जाएंगे, बट देन हमको करने होंगे। और इसमें जो ज़्यादा पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में, वो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड चीज़ें होती है कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो उस साल का होता है उससे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए भी अलग से कोई बहुत मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर आता है साइंस। साइंस के लिए भी ल्यूसेंट हमारी प्लस पीवाईक्यूज आता है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी हमारे हो जाते हैं पीवाईक्यूज से बहुत सारे, बट देन उसके लिए मैं ये कहूँगी सेलेक्टिवली किसी स्टैंडर्ड कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं। यूपीएससी के लेवल की डिटेल नहीं पढ़नी है, बट देन सेलेक्टिवली पढ़ा जा सकता है, राइट, कि अगर पीवाईक्यू से उठकर कुछ पूछा जा रहा है तो। साइंस के लिए कुछ और नहीं करना है, राइट। मैंने ये सारा बता दिया है। यूपी स्पेशल के लिए घटना चक्र की किताब आती है, उसको रेफर कर सकते हो। नाउ बहुत कन्फ्यूजन हो गया होगा, इतने सारे सोर्सेज रैंडमली बता दिए। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जस्ट बताती हूँ। सोर्सेज आपको कोई कोचिंग के नोट्स उसको फॉलो करो, स्टैंडर्ड किताबें उसको या तो फॉलो या लग रहा है, ठीक है। ये इनमें से आपका पैरेलल एक चीज़ चूज़ कर लो। दूसरी चीज़ आपको पीवाईक्यूज़ को ध्यान रखना है। ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी रहता है। कोई कहेगा पीवाईक्यूज़ से ही पूरा पेपर तुम्हारा निकल जाएगा, तुम निकाल लोगे, पीवाईक्यूज़ रट डालो। कोई कहेगा पीवाईक्यूज़ अब बिल्कुल काम नहीं आते, पेपर का पैटर्न बदल रहा है। सब डराने और वैसी बातें होती है, ठीक है। मैं भी एज अ स्टूडेंट ये सब सुन के बहुत डर जाती थी, बट देन जब मैंने खुद देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ क्वेश्चंस बेसिक वही रहेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज़ की इम्पोर्टेंस कम नहीं हो रही, बस हमको जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में वही सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उसके लिए हमने अच्छे से स्पेक्ट्रम पढ़ रखी हो, पीवाईक्यूज़ पढ़ रखे हो। अब आती है थर्ड चीज़ की इम्पोर्टेंस। इंस्टेड की मैं आपको एक और किताब रिकमेंड करूँ, मैं आपको बोलूँगी कि आप टेस्ट पेपर्स लगाओ, नॉट टेस्ट पेपर्स फुल लेंथ, ठीक है। आप उस टॉपिक के या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट पेपर्स लगाओ, उससे आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे, उनको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो, ठीक है। वो एक स्मार्ट तरीका होता है, राइट। जब स्टार्टिंग के मैंने प्रीलिम्स दिए थे तो मैंने यही किया था कि पहले प्रीलिम्स में तो मुझे नहीं पता था, दूसरे और तीसरे प्रीलिम्स में भी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने पेपर्स लगाए थे मतलब वो सेक्शनल वाले, उनके जो क्वेश्चंस थे उसका एक क्वेश्चन बैंक था मेरे पास, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली जब उन क्वेश्चंस को पढ़ती थी और जो मेरे नॉर्मल स्टैटिक नोट्स थे, ठीक है, प्लस पीवाईक्यूज़, इन तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है
तो हमारा वहाँ पर हिट रेट मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, यही आपको करना है। सोर्स को एक रखना है, उसको PYQs के साथ पढ़ना है और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। राइट, इसमें इतना अगर अच्छे से कर लिया तो हमारी चीज़ें निकल जाती हैं। सी, अब प्रीलिम्स के लिए प्रॉब्लम एक आती है हमारे पास कि हम क्वेश्चंस कहाँ से करें, क्या करें। तो वो आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं बता सकती इनका कर लो या उनका कर लो। हम अपनी तरफ से एक इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिसको नया बैच अभी हम शुरू करेंगे, उसमें भी हम क्वेश्चंस कराते हैं। ये हमारा इसके लिए नहीं है कि मैं अपने आप को यहाँ पर अपना प्रमोशन करूँ। आप लोग अगर चाहें तो एक प्लेलिस्ट है IRP में, जिन लोगों ने IRP ज्वाइन किया था उनका प्रीलिम्स निकला है। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट में लोगों ने अपने आप से ही बोला। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, पहले तो मैं सेशंस लेती हूँ जिसमें आपको पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो लाइव सेशन के थ्रू चीज़ें आप लर्न कर लेते हैं, और साथ में टेस्ट होते हैं। तो दोनों चीज़ें जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो हो जाता है। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम ऐसा करते हैं, ऐसा होता है, ये चीज़ें वर्क करती हैं, इसीलिए हमने प्रोग्राम उस प्रकार से डिज़ाइन नहीं किया है। ठीक है, तो दोनों को उल्टा मत करना। जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप आई एम एबल टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। ठीक है, आपको समझ आ रही होगी मेरी बात। तो अगर आप खुद भी करना चाहते हैं तो इसी तरीके से करिए। सोर्स को लिमिटेड रखिए, 10 सोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। इतना अपने सोर्स को पढ़ो कि अगर तुमने अपने हाथों से मान लो नोट्स बनाए हैं, कहीं कहीं से ढूंढ ढांड के टेलीग्राम में अपने आप ही बना लिए। उसके बाद तुमसे अगर रात में कोई पूछ ले कि जगा कर कि आर्टिकल 21 क्या है, तो तुमको पता होना चाहिए। तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि शिवाजी का कोरोनेशन कहाँ पर हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम भूल गए, क्योंकि अगर तुम्हें बिना ऑप्शन के याद है तभी वहाँ पर सही टिक कर आ पाओगे, वरना वो 4 ऑप्शन जो कंफ्यूज करते हैं ना, वो फिर सिलेक्शन नहीं दिला पाते। तो उस लेवल का रटना है, मिनिमल सोर्सेज रखकर। राइट, ये दूसरी बात, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी। हमारी कोशिश है कि प्रीलिम्स के नोट्स, जो भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कि एक स्टैंडर्ड सोर्स, एक सोर्स प्लस PYQs प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि प्रीलिम्स से पहले प्रोवाइड कर सकें। और वो इंटेंसिव रिविजन प्रोग्राम नहीं होगा, वो प्रीलिम्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा। अभी तक मैंने जो भी प्रोग्राम्स चलाए हैं उसमें प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच हमने नहीं चलाया है। ठीक है, तो प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच हम भी लेकर आने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी कुछ क्वेरीज आती है कि आपके पास प्रीलिम्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है या नहीं, इसलिए मैंने बता दिया। राइट, देन अगली इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें करंट अफेयर्स, क्योंकि अब स्टार्टिंग तो हो गया, उसके बाद लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं करंट अफेयर्स के लिए कि वो क्या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, वो क्या करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो करंट अफेयर के लिए भी प्रिपेयर विद इच्छा में हम प्रोवाइड करवाएंगे प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स। वो आपका वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है, आपको कहीं पर भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी से अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन हो तो न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो करंट अफेयर्स प्रीलिम्स के नहीं भागना है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। प्रीलिम्स में फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है। राइट, और अपने आप को चेक करना है। मान लो तुम्हें लग रहा है कि हमने तो पढ़ लिया है, अपने आप को चेक कैसे करें? प्रीवियस ईयर के पूरे पेपर्स निकालो कि 2024 का पेपर था, 2025 का पेपर था, सॉल्व करो। पेपर खुद टाइम लिमिट में सॉल्व करना बहुत हेल्प करता है। ठीक है, पिछले 10 साल के PYQs के थ्रू तो कर ही रहे हो। अब एक बात कर लेते हैं, PYQs के सोर्स, PYQ कहाँ से पढ़ें? सी, PYQs के भी बहुत सारे आते हैं मार्केट में। मैं जनरली घटना चक्र पब्लिकेशन को रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है उन्होंने मुझे कुछ दे रखा है। पॉइंट इज, उन्होंने PYQs को बहुत सेग्रीगेटेड रखा है कि मान लो मॉडर्न हिस्ट्री की उनकी जो PYQs की किताब है, तो उसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन से संबंधित जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं UP PCS में, MP PCS में, सब दे दिए। तो हमने उसको अगर पढ़ लिया तो हमको पता चल गया कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, तो हमको एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसी लाइन पर सिमिलर क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। राइट, तो उससे ये ईजी हो जाता है। टॉपिक पढ़ो, मान लो हिस्ट्री से शुरू किया, मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू किया, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर पढ़ लिया, देन PYQs करें घटना चक्र खोल कर। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या करी, और कहीं से नहीं ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल गूगल कर लो उस टॉपिक के क्वेश्चंस। ठीक है, गूगल सर्च करके उस टॉपिक के UP PCS डालकर अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये तरीका आप खुद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कहीं जाना ही है, बस वो डेडिकेशन होना चाहिए।
वो डेडिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके जीवन में डेडिकेशन है और आप सही से चीज़ें कर सकते हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। करंट अफेयर्स अभी मत करो, नोटिफिकेशन आ जाने दो। एटलीस्ट 6 दिसंबर को पेपर है करंट अफेयर्स के लिए। नोटिफिकेशन के बाद हम एक बार नोटिफिकेशन आ सक जाता है तो जुलाई से शुरू कर सकते हैं या फिर अगस्त से शुरू कर सकते हैं एज पर द नोटिफिकेशन। उसके पीछे अभी नहीं भागना है, राइट। एक साल के आई नो ज़रूरत होते हैं करंट अफेयर्स, लेकिन अभी से वो रटोगे कौन अपॉइंट हुआ, क्या हुआ, वो चेंज हो गया तो क्या फ़ायदा। बेसिक पर पकड़ बनाओ। ये वाला जो टाइम है ये आपको एकदम बेसिक मजबूत हो जाना चाहिए। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ लूँ फॉर एग्जाम्पल, टकला मकान डेजर्ट कहाँ पर है, तो आप कितने लोगों को पता है वैसे? किसी को पता है यहाँ पर? बताओ सिमरन। मंगोलिया साइड में। सॉरी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। मंगोलिया साइड में। हाँ, चाइना और मंगोलिया, ठीक है। तो उस लेवल का हमें चीज़ें रटनी है, ठीक है। ये वाली चीज़ें जब एग्ज़ाम में आ जाती है ना तो हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। कन्फ्यूजन नहीं करना। प्रीलिम्स में जितना ज़्यादा से ज़्यादा एकदम पक्की कर बैठोगे चीज़ें, उतने ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे प्रीलिम्स निकालने के। नाउ कमिंग टू मेंस। सी, मेंस में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ठीक ठाक कंटेंट हो, वो कंटेंट के साथ साथ आंसर राइटिंग। जब कंटेंट हमारे पास होगा तो हम आंसर राइटिंग उसी कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं, राइट। GS 1 to 6 का कंटेंट कॉम्प्रिहेंसिवली पहली बार हम शुरू कर रहे हैं, हमने शुरू किया है। उसमें रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, तो उसके लिए मैं आपको अब अलग से सोर्सेज नहीं बताऊंगी। अगर आपको तब भी लग रहा है कि आप अपनी तरफ से सोर्सेज जानना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यूट्यूब में प्लेलिस्ट है सोर्सेज की GS 1 to 6, वो मैंने बता रखी है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने कॉम्प्रिहेंसिवली सारे, उसके अलावा आपको कहीं पर भी ये कंटेंट GS 1 to 6 का नहीं देखने की ज़रूरत है। सिर्फ उसके साथ आपको आंसर राइटिंग करनी है। जो भी चीज़ रेलिवेंट, ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ दे दें, कि जितना भी लिखा हुआ है सब कुछ ओवरडोज कर दिया जाए। बहुत ही क्रिस्प कंटेंट दिया जाएगा जो भी रिक्वायर्ड है। सी, इतना टाइम हो गया है मुझे मेंस और चीज़ों को करते हुए, बट स्टिल आई कीप द सिलेबस हैंडी। तो अगर आप UPPCS का मेंस का सिलेबस अपनी तरफ से मेंस प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। आप सोर्स चाहे जो भी फॉलो करें, उस प्लेलिस्ट को रेफर करके भी कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकाल लो, इसको ध्यान में रखो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मैं ये वर्ड हिस्ट्री का देख रही थी, तो वर्ड हिस्ट्री में यहाँ पर स्पेशली मैंशनड है 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक। अगर हम UPSC वाला ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं कि भाई सिलेबस नहीं देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि हमारे पास कंटेंट मिल जाए कहीं से भी UPSC की मैगजीन, तो वहाँ पर रेनेसा भी दिया हुआ है, पुनर्जागरण काल, एनलाइटमेंट, वो सब दिया हुआ है। बट देन वो हमारा 18वीं शताब्दी के मिडिल से पहले का पीरियड है, वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो वो हमसे पूछेगा ही नहीं कभी, राइट। तो सिलेबस को देख कर हमेशा आपको अपना मेंस का कंटेंट प्रिपेयर करना है। सिलेबस और PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आंखों के सामने ही रहने चाहिए। मतलब मैं तो सिलेबस रटा हुआ है मुझे, लेकिन तब भी मैं रखती हूँ इसको सामने, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज़ मिस हो जाए, राइट। तो इसकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो GS 1 और 6 के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं वो सोर्सेज देख सकते हैं। बस उन सोर्सेज को देखकर ये ध्यान रखिएगा कि PYQs जो पेपर्स हुए हैं 2018 से GS 1 to 4 हो गया था, 23 से 5वां छठा भी जुड़ गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखो थीम्स क्या है, और उसके बाद सिलेबस को देखकर अपने नोट्स बना लो। नोट्स बना सकते हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर इंटरनेट के ज़माने में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, राइट। नाउ कमिंग टू जनरल हिंदी एंड एसे। जनरल हिंदी और एसे, सी, जनरल हिंदी का जो पेपर है वो भी हमारा जो हमें वोकैबलरी का पार्ट है, ठीक है। अगर टाइम निकाल पाते हो तो थोड़ा बहुत वोकैबलरी अभी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी उसमें अपठित गद्यांश होता है, पत्र लेखन होता है। अपठित गद्यांश और पत्र लेखन जब प्रीलिम्स निकल जाए तब उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसकी ज़रूरत नहीं है। वोकैबलरी के लिए बहुत लोग अलग अलग बताते हैं, कोई आदित्य पब्लिकेशन के लिए की किताब बताता है, जैसे मैंने हमेशा PN पांडे और हरदेव बहारी की ये किताबें स्टैंडर्ड रही हैं। तो इससे जो सिलेबस में है कि विलोम आएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, ये वाली जो चीज़ें हैं उसको रट डालो। मुहावरे और लोकोक्ति पूरे नहीं रट पाएंगे, बट उसको देख कर सकते हो, राइट, वो किया जा सकता है। प्लस PYQs पिछले 10, 15, 20 जितने सालों के मिल जाएँ उतने PYQs को रट डालो, ठीक है।
वही रिपीट होते हैं। 60-70% वोकैबलरी जो पार्ट होता है सेम आता है हमारा PYQ से। 20-30% नए क्वेश्चंस देते हैं। तो हमें जनरल हिंदी को बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट मानकर चलना है। वो हमारा खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो वो हमारा खेल बना दे, इसलिए हम थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे कि हम किसी एक और किताब को भी एक मानकर साथ लेकर चलेंगे कि PYQs से तो हम रट ही रहे हैं। PYQs के लिए सोर्स है SDM रवीश गुप्ता सर है, जिन्होंने अपने चैनल पर ही डाल रखे हैं। वो शायद सर्कुलेट हो रहा है पूरे टेलीग्राम पे। उन्होंने PYQs 21-22 तक जब उनका सिलेक्शन हुआ है तब तक बना रखे हैं। उसके बाद के पेपर्स खुद ढूंढ कर बना लो, ठीक है। साथ में हरदेव बाहरी किताब ले लो, उससे विलोम लर्न कर लो। स्टार्टिंग में लगेगा अरे कैसे लर्न करें, पढ़ते रहो। हर रोज़ निकालो आधा घंटा। अभी नहीं, अगर अभी बहुत ज़्यादा इनग्रॉस्ड हो तो उसको बाद में किया जा सकता है, 1-2 महीने बाद, राइट। बट देन पलटते रहो पन्ने, एक दिन लर्न हो जाएगा। नाउ कमिंग टू एसे। देखो एसे की स्ट्रैटेजी बहुत पूछी जाती है। एसे के लिए कोई किताब नहीं खरीदनी है, ठीक है। एसे के लिए बस करना क्या है, GS के पेपर्स पढ़ रहे हो, उसका जो ज्ञान है उसी का इस्तेमाल करना है। बट देन उसी का इस्तेमाल कैसे करोगे, उसका इस्तेमाल करने में फ्लो चाहिए होता है कि हम एक रिदम में लिखें। GS के आंसर्स में तो हम टू द पॉइंट क्रिस्प पॉइंट्स लिख रहे हैं। यहाँ पर हमको जो चाहिए, वहाँ पर हमको एक फ़्लो में बांधना है चीज़ों को। तो फ्लो में बांधने के लिए खुद लिखने बैठोगे। जैसे मान लो तुमने पढ़ रखा है स्पेस प्रोग्राम, तुमने GS 3 का साइंस एंड टेक का पार्ट पढ़ लिया, उसकी जो हिस्ट्री रही है स्पेस प्रोग्राम की वो पढ़कर बैठे हो। तो उस स्पेस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, इस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं UPPCS में, एसए में। उस पर सोचो कि हम क्या लिख सकते हैं बिना टेक्नोलॉजी की मदद लिए। टेक्नोलॉजी की मदद आपको लेनी है, लेकिन उसी पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। पेपर में नहीं मदद ले पाओगे। तो एकदम पहला वो नहीं होना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ स्ट्राइक कर रही है हम तुरंत गूगल कर रहे हैं या ChatGPT कर रहे हैं। पहले हमें अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि हमारा ही दिमाग एग्जाम में होगा, ChatGPT नहीं होगा। उसको लिखो, देखो किस लेवल का लिख रहे हो। 5वीं 6वीं के बराबर तो नहीं लिख रहे हो, क्योंकि कभी कभी हम बहुत बुरा लिखते हैं, हमको लगता है अरे हम अच्छा लिख लेते हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं। देन अभी प्रैक्टिस करो, और अगर अभी टाइम मिल जाए, वरना प्रीलिम्स के बाद भी ये काम किया जा सकता है। ऐसे की कुछ थीम्स होती हैं, ठीक है, सिलेबस में भी दी हुई हैं, और ऐसे की कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स आपको जब पेपर्स को एनालाइज करोगे तो मिल जाएंगी, जो आगे एग्जाम के पास आपको मैं भी बता दूंगी, चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उन पे, जैसे हेल्थ पे, महिलाओं पे, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आपको कोटेशंस लिख लेने हैं, कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी लेकिन ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हम मेंस का कंटेंट बनाएं, और अगर हमको लग रहा है कि नहीं हमारा ऐसे हम पता नहीं कैसा लिख पाएंगे कि नहीं, तो रैंडमली कोई भी टॉपिक सोचकर उस पर लिखने बैठ जाएं, लिख कर देखो। सबसे इम्पॉर्टेंट, हमको बचपन से थ्योरी पढ़ाई जाती रही है, लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं। हम प्रैक्टिकल से करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, राइट। तो प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है वो है लिखना। यहाँ पर वही प्रैक्टिकल है। सोच लोगे, कहानी बना लोगे, सुन लोगे ऐसे की स्ट्रैटेजी, कुछ काम नहीं आएगा। दूसरों का भी मत पढ़ो, दूसरों का बाद में पढ़ो, पहले खुद लिखो, राइट। वो बहुत हेल्प करेगा आपकी। एंड ऐसे में यही एक रामबाण है, कोटेशंस वगैरह अभी नहीं करना है, वो लास्ट का है, राइट। मोटी मोटी मैंने सारी बातें बता दी हैं। कोई अगर नया भी इंसान होगा तो आई होप उसको समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए अभी ऐसा कुछ बताने वाला नहीं होता है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, और अगर मेंस में क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे तो फिर इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चंस लूँगी। क्वेश्चंस लेने से पहले एक क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट, जो लोग मुझे आजकल सबसे ज़्यादा भेज रहे हैं कि पढ़ाई में मैनेज नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है क्योंकि एग्ज़ाम का अभी फॉर्म ही नहीं आया है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमेशा से मैंने एक चीज़ बोली है, वो है स्ट्रैटेजी, प्लान। जब एक हमारे पास प्लान होता है तो ज़िंदगी अपने आप सॉर्ट हो जाती है। जब हमारे पास प्लान नहीं होगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, दिन बीत जाएगा, हमको लगेगा हमने क्या किया, राइट। अभी मैं क्वेश्चंस लूँगी, ठीक है, 2 मिनट मुझे दे दीजिए, बस मेरे प्रवचन खत्म होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, क्या बोल रही थी मैं, प्लान। सी, आपको अपना लेवल पता है, आप में से मैक्सिमम लोग प्रिपरेशन में है बहुत टाइम से। अपने लिए खुद प्लान बना लो, ठीक है। डिसाइड कर लो कि भाई अगले 15 दिन या तो अगले 10 दिन हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री हमको रिवाइज कर लेनी है, चाहे जो हो जाए।
मोटा मोटा प्लान बनाओ, भले ये नहीं कि हम 4 बजे उठे फिर हम 4-5 पे वहाँ वॉक पर गए, इतना माइन्यूट नहीं जैसा बचपन में बनाते थे। तो जब हमारे पास एक आइडिया होगा, हमारा दिन सॉर्टेड होगा कि आज के दिन हमें ये मॉडर्न हिस्ट्री के 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो हमारा दिन अपने आप प्रोडक्टिव हो जाएगा। जब हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, हम सोच रहे हैं कि पेपर होगा 6 दिसंबर को, तब हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा, तो फिर वो दिन ऐसे ही बीतते जाएंगे। अपने आप को एक्टिवली स्टडीज़ में एनग्रॉस्ड आप खुद ही रख सकते हैं। कोई आपको नहीं आएगा कहने, जब रिजल्ट नेगेटिव आएगा तब सब लोग आएंगे, क्या कर रहे थे, इतना टाइम मिला तब भी नहीं पढ़े, ठीक है। तो आपको खुद ही अपने आप को जगाना पड़ेगा। और बहुत आई अंडरस्टैंड, बहुत टॉपर्स के सबकी सब कुछ सुन रहे होगे, बट देन इट इज़ टाइम टू इम्प्लीमेंट। सुन बहुत लिया होगा, यूट्यूब के ज़माने में सुनने की कमी नहीं है, मुझे भी बैठकर सुन ही रहे, राइट। ज़रूरी ये है कि एक टारगेट बनाओ कि भाई अब इनकी बात सुन ली है, अब अगले को नहीं सुनेंगे, अब पहले करेंगे, कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट को मौका देंगे कि भाई इनका भी सुन लें। हम क्या करते हैं, हम बैक टू बैक वीडियोस टॉपर स्ट्रैटेजी सुन रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, लेकिन हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं। सो मेक अ प्लान, टाइम टेबल बनाओ कि 10-10 दिन में हमारे एक बार का पूरा रिविजन हो जाएगा प्रीलिम्स का। इस समय पर सिर्फ प्रीलिम्स पर मत फोकस करो, मेंस को साथ में लेकर चलो। मेंस का कंटेंट बना रहे हो तो कंटेंट बनाओ, कंटेंट बना हुआ है तो उसको और अपग्रेड करो, ठीक है। और अगर वो भी अपग्रेडेड है, साथ में आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी से हाफ लेंथ, फुल लेंथ ये सब बिल्कुल भी मत करना, टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन आंसर्स लेकिन लिखते रहो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, कहीं कुछ नहीं भी ज्वाइन किया हुआ है, PYQs है आपके पास, PYQs उठाओ, कंटेंट है आपके पास, पढ़ लिखने की कोशिश करो। उसमें भी आंसर राइटिंग जितनी ज़्यादा खुद करोगे, अपने आप एक दिन ऐसा आएगा कि लोग में लगेगा अरे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो हम बनाकर लिख लेंगे। मतलब बनाकर ऐसा नहीं है कि जैसे BA BSc में लिखते हैं, मतलब उस कंटेंट को रीयूज़ कर कर आंसर के फॉर्मेट में कर लेंगे। तो हर चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस। मेंस को अभी ज़्यादा टाइम दो, प्रीलिम्स को और मेंस को अगर प्रीलिम्स में नए हो तो इक्वल टाइम दो, मगर ये नहीं करना है कि हम सिर्फ अब प्रीलिम्स पढ़ते रहें और मेंस हम पढ़े ही ना, वो बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, राइट। चल अब मैं क्वेश्चंस दूंगी, मोटी मोटी मैंने सारी बातें कर ली हैं, अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप आराम से पूछ सकते हैं। अंकित, क्वेश्चन है आपका कुछ? यस मैम, मैम मेरे काफ़ी क्वेश्चन है, मतलब 7 to 8 क्वेश्चन है। मैं एक एक करके लूँ या फिर साथ सारे बोल दूँ? एक कर कर, वरना फिर मैं क्वेश्चंस मिक्स हो जाएंगे सारे। ओके ओके मैम, मैम सबसे पहला डाउट तो ये है कि जैसे मेरा सिविल्स प्रिपरेशन में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ और मैंने लास्ट टाइम शायद 8th क्लास में पढ़ा था। एंड अभी करंटली मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, अभी मैं रिसर्च ही कर रहा था, PYQ एंड सिलेबस को मैं देख रहा था। बट अभी क्या मतलब जैसे आप बताई थी कि मेंस की तैयारी करनी है, स्टार्ट अभी से करनी चाहिए। मैं मेंस का मैम सिलेबस देख रहा हूँ, कंटेंट देखता हूँ, फिर उसके बाद मैं मुझसे मतलब एक्चुअली उसको मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बेस ही नहीं है प्रीलिम्स का अभी कुछ भी। देखो अंकित, ये चीज़ मैंने अभी नहीं बोली, अदरवाइज मैं हमेशा कहती हूँ जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको अभी मेंस नहीं करना है। पहले बेसिक प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स तो समझो। हिस्ट्री 8वीं के बाद अगर नहीं पढ़ी है तो हमें एटलीस्ट हिस्ट्री की आउटलाइन, हिस्ट्री थोड़ी सी पता हो, पॉलिटी पता हो। गिव योर सेल्फ 4 to 5 months या 6 months, ठीक है। और प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनाओ। एक बार पूरा लर्न नहीं होंगे प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स, लेकिन एक बार चीज़ें समझ में आने लगेंगी, अच्छा प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीज़ें हमको समझ में आ गई, कहानी आ गई हमारे सामने एक मोटी मोटी, देन हम मेंस को प्रीलिम्स के साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। अभी से कर दोगे तो फिर खो जाओगे, अभी नहीं करना है मैम। बट जैसे अभी तो मतलब आई थिंक 4-5 मंथ्स ही रह गए हैं फॉर प्रीलिम्स, तो उससे पहले तो मेंस अगर प्रिपेयर ही नहीं होगा तो क्या प्रीलिम्स के बाद भी मेंस किया जा सकता है, देखो प्रोवाइडेड कि टाइम किया कितना है सब अभी? कुछ किया सब कुछ जा सकता है, पॉसिबल दुनिया में सब कुछ है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, राइट। बट देन प्रैक्टिकली जो चीज़ें फिलहाल अभी वो मत सोचो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम देने का सोच रहे हो तो उसमें 6 महीने बचे हैं। तो हमारे लिए स्मार्ट तरीका ये होगा कि हम एटलीस्ट अपना बेस तो इम्पॉर्टेंट जो वो है बेसिक्स वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब अगर तुमने मेंस में कर लिया और प्रीलिम्स को दोनों को मिलाकर चले तो तुम्हारा 6 दिसंबर का पेपर तक ना प्रीलिम्स हो पाएगा ना मेंस हो पाएगा, ठीक है। ओके जनरल कंडीशन में कहा जाता है कि भाई 6 महीने बचे हैं तो कर लो, राइट। लेकिन Okay. तुम्हारी कंडीशन में फोकस करो, एटलीस्ट कौन सा महीना चल रहा है, मई चल मई। रहा है, ठीक है। अगस्त सितंबर तक पूरा प्रीलिम्स पर एक बार पकड़ बना लो। अभी तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, नो मैम। नहीं तो मेंस भूल जाओ, ठीक है। Okay. अगर एक बार प्रीलिम्स समझ में आ जाएंगी, चीज़ें लर्न हो जाएंगी, उसके बाद
भगवान ने चाहा प्रीलिम्स निकल जाता है, तो भी मेंस के लिए पढ़कर निकाला जा सकता है, क्योंकि बेसिक तो क्लियर होगा। अभी तुमको हिस्ट्री, मॉडर्न, मेडिवल के पीरियड्स पता है? नहीं मैम, कोई आइडिया नहीं है, बेसिक आइडिया कोई नहीं है। आइडिया नहीं है ना, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि 8वीं के बाद नहीं पढ़ा है, तो फिर तो इतना मत सोचो, फोकस ऑन द प्रीलिम्स, ठीक है, फोकस ऑन प्रीलिम्स। ओके मैम, वन मोर क्वेश्चन इज देयर मैम, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में आपने बताया था कि, तो क्या इस यूपी बीसीएस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली क्या हमको लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जैसी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, या फिर अगर हम पे कोई नोट्स है क्यूरेटेड ऐसे जो स्पेसिफिकली से यूपी बीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए बनाए गए हैं, तो उनको फॉलो कर सकते हैं? कर सकते हो। अगर कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी है कि तुम्हें लग रहा है इन्होंने सही यूपी पीसीएस स्पेसिफिक दिया है, तो उसको कर सकते हो। एंड मैं इंटरनेट जनरली मोटे तौर पर हमेशा किताबों को ही रिकमेंड करती हूँ, बट अगर आपके पास नोट्स हैं तो वो भी नोट्स भी किताबों से ही बना रहे हैं, तो उसको रेफर कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है फिर कि किताबों को पढ़ा जाए, ठीक है? Okay, okay, I got it, ma'am. And one more question was there. मैम, जैसे ना अभी आपने बताया था कि 2022 तक के PYQs हैं हिंदी के, जिन्होंने करवाए हैं आई थिंक यूट्यूब वगैरह में, तो वो क्या सोर्स था मैम? स्लिप हो गया वहीं से। वो मैंने बताया था, SDM रवीश गुप्ता सर। अब उनके टेलीग्राम चैनल का नाम नहीं पता है मुझे, नॉर्मल सर्च करने की कोशिश करना, टेलीग्राम में सब मिलता है, बस सर्च करना आना चाहिए। हाँ, ठीक ओके है? ओके ओके ओके, ठीक है। जैसे मैम अभी फॉर मतलब मेंस क्या हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे एथिक्स एक सब्जेक्ट है जो बिल्कुल डिफरेंट है जीएस सब्जेक्ट से, तो एटलीस्ट एथिक्स का पेपर तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं हम अभी? देखिए और आगे, मेंस सी करने को किया जा सकता है, लेकिन जब पहले प्रीलिम्स पढ़ने बैठोगे ना, तो प्रीलिम्स अपने आप में इतना बड़ा समंदर है जिसको हमें लर्न करना है। अब कहने को कह दें कि हम 4 महीने में प्रीलिम्स पढ़कर बैठे हैं, तो वो जो 4 महीने में प्रीलिम्स निकालता है ना, उसको थोड़ा सा बेसिक पता होता है, या फिर वो पढ़कर आया होता है चीज़ें। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन अपने आप को इतना परेशान मत करो। अभी तुम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठोगे ना, 1.5 महीना मॉडर्न हिस्ट्री में चला जाएगा, और तुम पाओगे कि तुम्हें पूरा लर्न भी नहीं हुआ, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी डोंट रन, धीमे धीमे चलो, Okay. जब चलना सीख जाओगे तब दौड़ना, ठीक है मैम। ठीक है? स्टार्टिंग से दौड़ोगे तो फिर गिर जाओगे। तो मैम जो अभी आप कोर्स प्रीलिम्स के लिए अभी आप कोर्स आप लॉन्च कर रहे हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, मैम क्या उसमें बेसिक से होगा लेक्चर जो वाइज? देखो, अभी हम इमीडिएटली एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, हम अभी अपना इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम कर रहे हैं, जो अगेन तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि तुम्हारा अभी बहुत इनिशियल स्टेज है। अच्छा। जो कॉम्प्रिहेंसिव होगा वो हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारा सब कुछ कवर होगा। जो पहले नया होगा वो भी ज्वाइन कर सकता है, जो रिवाइज करना चाहे वो भी ज्वाइन करता है, वो सबके लिए कर सकता है, ठीक है? अच्छा, तो मैम मैं अभी आपसे कैसे मतलब मेंटरिंग ले सकता हूँ, अभी अगर मैं तुम्हें बेसिक कुछ स्टार्ट कर डाउट्स रहा हूँ? हो तो तुम मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। फिलहाल तुम अभी मेंस को भी मुझे इतना नहीं है कि मैं तुम्हें मेंस ज्वाइन करवा लूँ वही हमारा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। और प्रीलिम्स का जो IRP प्रोग्राम है वो भी तुम्हारे लिए नहीं है। तो अभी तुम किसी भी पेड प्रोग्राम से नहीं जुड़ सकते हो। पर्सनली कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मुझे मैसेज कर सकते हो, श्योर, ठीक है? थैंक और यू मैं वेरी लोगों का रिप्लाई करती हूँ, बट आई Yes, टेक yes. सम टाइम, ठीक है? Yeah. तो उसमें बार बार कई बार मैसेज करना पड़ता है, ठीक है? हाँ मैम, मेरी टेलीग्राम पे आपसे बात हो रही है कुछ दिनों से, आप मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ मैं कर रही हूँ, लेकिन लोग गुस्सा हो जाते हैं, भाई रिप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है? नहीं, चल, हो गया? थैंक यू वेरी मच मैम। ओके अंकित। हिमांशु बताओ, कैसी चल रही है हिमांशु पढ़ाई? मैम मुझे ये पूछना था कि मेंस का कुछ प्रोग्राम आएगा पर डेली आंसर राइटिंग कुछ ऐसा? मेंस का डेली आंसर राइटिंग, यस, मैं देख रही हूँ उसको स्टार्ट करने का, ठीक है? उसके बारे में जल्दी बताती हूँ। तो मैम कब से मतलब स्टार्ट हो सकता है? मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम कौन सा महीना चल रहा है? आज 22 में है ना? इसको हम जून में शुरू कर सकते हैं, ठीक है? 15 जून के पास। तो मैम उसका अगर मैम शेड्यूल वगैरह मतलब कौन सा सब्जेक्ट आप स्टार्ट करोगे वो तो GS1 हम से ही थोड़ा शुरू पहले करेंगे, GS1 से ही शुरू करेंगे, 2 आंसर्स वाला शुरू करेंगे ताकि लोग लिख सकें, ठीक है? मैम वही जो डेली आंसर राइटिंग वाला था? वैसा नहीं, डिस्कशन नहीं, इवैल्यूएशन वाला। ठीक है मैम। इतना निराश क्यों साउंड कर रहे हो? खुश होकर नहीं बोलो। मैम आवाज ही ऐसी आ रही होगी। चलो, बाकी पढ़ाई सही चल रही है प्रीलिम्स की? हाँ मैम, पर तो यूपीएससी दे के आना है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ो जाकर। मैम यूपीएससी तो एक्चुअली मैं हरियाणा का देना था ना, हरियाणा का दिया था मैंने, तो मैं उसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट वो मैम
हरियाणा का उन्होंने पूछ ही ऐसे लिया, उसमें तो सी सेट में ही बहुत बच्चों को फेल कर दिया। मतलब यूपीएससी से भी अलग लेवल का सी सेट पूछ लिया। तो ओके फिर यूपीएससी भर दिया था मैंने, तो मैंने सोचा कि अटेम्प्ट वेस्ट जाएगा, इससे अच्छा दे दूं। देखो, जीवन में जो भी काम करो तो उसमें ऐसा करो कि भाई हमारा आखिरी मौका है। ये नहीं कि हम क्राउड के साथ चल कर ये भी फॉर्म भर दें। फॉर्म भरना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उस पेपर, जो एक पेपर भर रहे हो, पेपर का सोच रहे हो, उसको निकालना होना चाहिए। फॉर्म भरकर अपने आप को ही इंसान डिप्रेस कर लेता है कि ये हमने तो बताओ इतने फॉर्म भर दिए, आज तक कुछ निकला नहीं। राइट? तो ऐसे नहीं करो हिमांशु, पढ़ाई करो। मुझे उम्मीद है तुमसे कि तुम ये वाला प्रीलिम्स निकालोगे, यूपीपीसीएस का। मैम मेन मेन फोकस तो मतलब यूपीपीसीएस ही था। तो ये था ना कि ये दिसंबर में होने वाला है, तो पूरे साल मतलब ये था कि हरियाणा वाला भर देता हूँ, तो इसका अगर प्री क्वालिफाई होगा तो मेंस लिखने का थोड़ा मौका मिलेगा। बट प्री हो ही नहीं पाया मैम। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब फोकस करोगी इस वाले प्रॉब्लम्स में या इस वाले मेंस में, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और मैम ये प्री दिसंबर में हो जाएगा ना, क्योंकि कोर्ट केस वगैरह बता रहे हैं बच्चों ने डाल दिया। वो तो यूपीपीसीएस का साथ ही है कोर्ट केस, साथ साथ में चलते हैं एग्जाम्स और कोर्ट केसेस, तो उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, वो सब जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। हमारे हाथ में क्या है कि हम पढ़ाई करें। एग्ज़ाम अगर 6 दिसंबर को हो या 6 जून को, हम रेडी होना चाहिए। ठीक है, हमें ये नहीं लगता यार टाइम मिल जाता तो हम पढ़ लेते, यार अगली बार पढ़ेंगे। वो वाली जो फीलिंग है ना, वो हमारा, हम अपने आप को जानते हैं। अपने आप को अगर हम आंसरेबल है, हमको लग रहा है कि हमने सही मेहनत कर दी है, फिर रिजल्ट चाहे जो भी हो, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है तब। तो ये सब ना सोचो कि कोर्ट केस होगा, ये होगा, ये सब चलता ही रहता है, अनंत काल तक चलता रहेगा यूपीपीसीएस के साथ। ठीक है। और मैम मुझे एक पूछना था कि मेंस में एक्चुअल में जब मेंस देते हैं तो वहाँ पे इतना टाइम रहता है कि जो नए नए प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि टेम्पलेट और ये ग्राफ्स वगैरह डायग्राम वगैरह सिखा रहे हैं, वो नए नए प्रोग्राम जो अभी लॉन्च हो रहे हैं अलग अलग। तो मेरी जो बातें हुई थी तो सब यही बोल रहे थे कि बस भर के आए हैं हम तो। नहीं जो सेलेक्ट भी हुए हैं उनसे ही बातें हुई है, तो सब यही बोल रहे हैं कि लास्ट तक बस भर भर के आए हैं हम तो। देखो, तो ये सब हम जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जो भी टेम्पलेट्स वगैरह हैं, तो हम जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लो हम 2 आंसर्स लिख रहे हैं, तो उस टेम्पलेट को ध्यान में रखकर तब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम इस लेवल का प्रैक्टिस कर लेते हैं कि हम आंसर लिखते वक्त वो टेम्पलेट हमको ध्यान आ जाता है, तो वो प्रैक्टिस से हमको वहाँ पर सोचना नहीं पड़ता। क्योंकि वहाँ पर तुम सोचोगे वो टेम्पलेट्स यूज़ कर लोगे डायरेक्टली, वो पॉसिबल थोड़ी ना। आंसर राइटिंग तभी तो इम्पॉर्टेंट होती है। जो भर कर सब आए, लेकिन कुछ तो ठीक लिख कर आए होंगे ना, तभी सेलेक्ट हुए। भर कर तो सब इंसान होते हैं, थोड़ी उनकी किस्मत ने साथ दिया होगा, थोड़ा उन्होंने जो भरा है वो लॉजिकल भी भरा होगा, है ना। तो बैलेंस होता है। प्रैक्टिस हम यहाँ पर आंसर राइटिंग की जब करेंगे तो उसमें ध्यान रखेंगे कि कंटेंट हमारा अच्छा हो, और उसको हम धीमे धीमे लर्न करते हैं, तो वहाँ पर जाकर हमको सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम रट कर गए हैं। ठीक है, और जब कुछ क्वेश्चंस नए होते हैं तो हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इतना ज़्यादा कर चुके होते हैं कि हमको बनाना कैसा है आंसर, वो स्किल डेवलप हो जाता है, तो उसमें हम पेज भर देंगे। ठीक है। और मैम जो आपका प्री वाला होगा, फिर मतलब जो लास्ट में वो होगा ना 2-3 महीने, जो जिन बच्चों को अगर वो एक्टिव रिकॉल सेशन ज्वाइन करना हो बस, तो वो अवेलेबल होगा? बिना टेस्ट वाला कह रहे हो क्या? यस मैम। वो मैं देख लेती हूँ एक बार कैसे करना है। ठीक है। ठीक है मैम। ओके हिमांशु, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू। धनंजय बताइए। आपने हाथ उठाया है ना? चलिए, जब तक सनी आप बताइए। हेलो हेलो हाँ हाँ ये सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ हाँ मैम, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास नोट्स हैं जो प्रीवियस ईयर से मैं 1-2 साल से बना रहा हूँ, ठीक है। बट मैम मेरा उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि वो मैं पढ़ के जाता हूँ तो हिस्ट्री वगैरह है वो मतलब क्वेश्चन कुछ ना कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम उतना नहीं अच्छा कर पाता हूँ। बट मैं अभी जो प्रोग्राम मैंने ज्वाइन कर रखा है, जो नहीं टेस्ट वगैरह पर डे जो होते हैं हमारे लोगों के, अगर मैम वो उसका मैं सिलेबस पढ़ने बैठता हूँ तो प्रॉपर जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे लग जाता है टाइम। जब तक टेस्ट होता है तब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता है। जैसे दिल्ली सल्तनत है, अगर मैं उसको प्रॉपर पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इतने टाइम में कैसे कंप्लीट करूँ। और फिर मैम ये होता है, जैसे आपने बताया कि PYQ हैं और घटना चक्र से नोट्स बना सकते हो। अगर मैं वो मैम नोट्स वो भी बनाऊँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं एक दिन में कैसे कर डालूंगा ये पूरा सिलेबस इतना। और फिर मुझे मैम जैसे ये 2026 के लिए मैं थोड़ा सीरियस हूँ, मुझे सोच रहा हूँ निकाल लूँ, क्योंकि 3-4 घंटे मुझे मैम थोड़ा ट्यूशन व्यूशन पढ़ानी पड़ती है तो मैनेज करना पड़ रहा है।
तो अगर मैं मेंस का अगर ज्वाइन भी कर लेता हूँ, जैसे आई थिंक एक प्रोग्राम चल रहा है आपका, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? मुझे बस थोड़ा इसमें प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे हैंडल करूँ? वैसे मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी कि टेस्ट तो मैं देता जाता हूँ, लेकिन नोट्स मैं बना रहा हूँ पीछे पीछे वो, लेकिन मैं काफी पीछे रह गया हूँ। ओके। तो आप इसमें थोड़ा मैम हेल्प कर दीजिए मुझे। देखिए धनंजय, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपको लग रहा है आपकी चीज़ें छूट रही हैं, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। जिसकी चीज़ें छूटती हैं वही पढ़ रहा है, ठीक है? वरना तो लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उनको कुछ छूट ही नहीं रहा है। और कभी भी पढ़ाई ऐसी नहीं होती है कि भाई हमारी कंप्लीट हो जाए, राइट? जो भी तुम्हारे नोट्स हैं उससे रिवाइज करने की कोशिश करो और टेस्ट टाइम पर दो, ठीक है? जी। नहीं हो पाता है तो रात में उसको रिवाइज करो। अगर हमने टेस्ट डाल दिया तो हमारा वो टलता ही जाता है, ठीक है? टेस्ट में आधा तो एटलीस्ट दिन में जो टॉपिक है उसको पढ़ लिया होगा ना। टेस्ट दोगे तो एक मोटिवेशन आएगा कि लोग टेस्ट दे रहे हैं, बताओ मेरे इतने मार्क्स हैं, तो आधा बचा हुआ जब पढ़ोगे तो और उसको एनर्जी के साथ पढ़ोगे, राइट? देन अभी हम गैप के साथ कर रहे हैं तो उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छूट जाता है तो वो हमको वीकेंड्स में करना है, क्योंकि एक बार तो हमें प्रीलिम्स से पहले जो हमारी ये साइकिल है वो कंप्लीट होने के बाद दोबारा भी शुरू करनी है। तो इस बार हमको जितना मैक्सिमम टाइम हम टॉपिक्स को दे सकते हैं दें। बात आती है मेंस के साथ बैलेंस करना। तो मेंस में हमारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं। तो जैसे मान लो ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हो तो रास्ते में ईयरफोन्स लगाकर वीडियोस को सुन सकते हो, तो थोड़ा समझ में आती रहेंगी चीज़ें। मेंस भी साथ में चलता रहेगा। नोट्स में बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, उसी को आप प्रेफर कर सकते हैं। बस ये है कि आप उसको अपने चाहे तो हैंड राइटिंग में लिखिए, क्योंकि मेंस में लिखने का बहुत काम होता है, तो लिखने की प्रैक्टिस रहनी चाहिए। अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं मेंस को लिखने का, तो जब प्रीलिम्स पढ़ रहे हो तो उसी में हाथ तो चल रहा है ना, हाथ जब अगर उनके नोट्स बना रहे हो तो फिर मेंस का लिखने पर फोकस मत करो, उसको वीडियोस को सुन सकते हो, ठीक है? और मैम एक क्वेश्चन मेरा ये है कि आप प्रीलिम्स के पहले, जैसे दिसंबर में है, तो उसके पहले कोई प्रोग्राम वगैरह लॉन्च करेंगे क्या, जैसे कि कंटिन्यूटी बनी रहे, जैसे अभी कंटिन्यूटी है हमारे लोग? देखो अभी जो तुम लोग का प्रोग्राम है, IRP बैच जो है हमारा, उसमें हमारे ये टेस्ट वाले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसके हम एक दोबारा लॉन्च करेंगे। उसके सेशंस जो है वीक में एक दिन वो हम करते रहेंगे, ठीक है? बीच बीच में थोड़ा ही सा गैप देंगे, तो कंटिन्यूटी इसी प्रोग्राम के थ्रू बनी रहेगी, राइट? जब एग्ज़ाम पास आएगा तो फिर मैं 2-4 सेशंस मतलब एक्स्ट्रा ले लूँगी ताकि आपका और रिविजन हो जाए, राइट? तो वो कंटिन्यूटी की टेंशन ना लीजिए। ओके, एक मैम क्वेश्चन और मेरा है कि जैसे मेंस का एक्चुअली क्या है, मेरे पास प्रीलिम्स का तो कंटेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ, वो कहीं से मैनेज कर लूंगा, बट मेंस का मेरे पास मैम कोई नोट्स नहीं है। एक्चुअली क्या है, मेरे भैया प्रिपरेशन वगैरह करते थे तो उन्हीं की कॉपी है, मेरा हैंड रिटन कुछ नहीं है मेरे पास। तो मेरे जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है और पॉलिटी, वो मैंने वहाँ से उनकी कॉपी से पढ़ लूंगा, उन्होंने पढ़ा दिया था, बट ठीक है। बाकी कोई नोट्स नहीं है। तो मैम अगर मैं ज्वाइन करूंगा आपका जैसे मेंस वाला, तो वहाँ से नोट्स वगैरह मिल जाएंगे क्या मुझे? हाँ, तो मेंस प्रोग्राम में हमारे नोट्स प्लस वीडियोस, जो नोट्स हैं उनके वीडियोस, मतलब एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस, तो नोट्स भी आपको वो मिल जाएंगे। उसके बियॉन्ड आपको कुछ और नोट्स नहीं लेने हैं, ठीक है? वहाँ पर सबको एनालाइज करके प्रीवियस ईयर्स को, सिलेबस को देखकर जो मैक्सिमम चीज़ें मिनिमम और साथ में मिनिमम कंटेंट, ऐसा ना हो कि भाई भर दिया सब कुछ, ओवरडोज ऑफ कंटेंट नहीं करना है, ठीक है? तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करके प्रोवाइड किया जाएगा, वही आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है। उसके बियॉन्ड सिर्फ आंसर राइटिंग करनी है। और आंसर राइटिंग के लिए फिलहाल हम मेंस के प्रोग्राम में एक दिन सेशन रखते हैं, फ्राइडे। आज फ्राइडे है तो आज हमारा सेशन होगा जिसमें हम 4 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। वो मैंने इसलिए सिर्फ ऐड किया है कि कोई अगर मुझसे जुड़ा है तो उसको आंसर राइटिंग स्किल भी आना चाहिए। सिर्फ उसको अगर मैं मेंस का कंटेंट दे रही हूँ और आंसर राइटिंग का स्किल और आंसर राइटिंग की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी तो वो मेंस का कंटेंट बेकार हो जाए, राइट? तो इसलिए मैंने उस चीज़ को ऐड किया है। तो वहाँ पर 4 क्वेश्चंस हफ्ते में एक दिन हम अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है धनंजय? ओके, थैंक यू मैम। ओके सनी बताइए, अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा प्लीज़। हाँ यस सनी बताइए। एक्चुअली मैडम मैं अभी ट्रेन में हूँ, वर्क करके वापस घर जा रहा हूँ, तो हो सके नेटवर्क फ्लक्चुएट करे, ठीक तो ठीक से आवाज आपको ना सुन, क्वेश्चन भी ना सुन पाए, तो इसलिए थोड़ा इसको कोई कर लीजिए, टॉलरेट कर लीजिए। नो प्रॉब्लम। मैडम मैं कह रहा था कि आपसे मैं चैट में भी बात किया था एक बार। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं 4-5 महीने पहले तक बहुत अच्छा सिलेबस कंप्लीट किया था, लेकिन ऑफिस में वर्कलोड 4-5 महीने पहले क्या हुआ था? अच्छा से सिलेबस को मैंने देखा था, कंप्लीट किया था। अच्छा ओके। मार्च महीना में जो वर्क प्रेशर होता है इस कारण, और मार्च अप्रैल में भी जो वर्क प्रेशर हुआ, तो उसके मैंने फरवरी महीना से ही शुरू हो गया था वर्क प्रेशर, तो इसका मतलब दम नहीं हो रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था, एकदम टायर्ड हो जा रहा था। तो 4-5 महीना के बाद अब लग रहा है कि पूरा ब्लैंक हो चुका है, कुछ याद ही नहीं है, ठीक है?
और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे आइडिया नहीं है, बहुत कुछ आइडिया है, मतलब ओवरऑल मेरे को आउटलाइन पता है, ओवरव्यू पता है सब बहुत चीज़ों का। तो यही जानना चाहता हूँ कि अभी भी अगर मैं कंटिन्यू 3 महीना 4 महीना करूँ तो हो जाएगा, क्योंकि मैं वर्क करता हूँ और 3 से 4 घंटा या 5 घंटा मैक्सिमम दे पाऊंगा 5 दिन। तो क्या ये हो पाएगा मेरा? बिल्कुल आराम से हो जाएगा। जो लोग अभी भी और- शुरू कर और- रहे हैं वो भी कर सकते हैं। और आप तो एडवांटेजियस पोजीशन में आप चीज़ें पढ़ चुके हैं, आती हैं, दोबारा रिवाइज करेंगे तो लर्न करने में भी कम मेहनत पड़ेगी, आराम से हो जाएगा। तो ये तो थॉट मत लाइए। एक्चुअली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मतलब टाइम ही नहीं निकाल पा रहा, और जब ऑफिस से आता हूँ तो ठीक एकदम शरीर में दम बचता नहीं है लिखने के लिए। संडे सैटरडे थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है। आपको तो बोला भी था कि आप तो बोली थी शायद फ्राइडे को आप कराती हैं राइटिंग प्रैक्टिस। तो यही बस एक इशू है कि मैं लिख नहीं पाता हूँ चीजों को, मतलब बैठने का टाइम लिख पाऊंगा क्यों नहीं, लेकिन टायर्ड हो जाता हूँ एकदम, बचता देखिए नहीं। वो ऑफिस वाले नौकरी वालों के साथ समस्या है, लेकिन अब यही है कि इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रैक्टिस तो हमको करनी पड़ेगी, टाइम हमको निकालना पड़ेगा। ऑफिस में देखिए मैनेज करना पड़ेगा, किस तरीके से करना है वो तो आप ही समझ सकते हैं बेहतर। लेकिन आंसर राइटिंग कीजिए, ठीक है। अगर आपकी चीज़ें प्रिपेयर्ड हैं, आपको आती हैं चीज़ें, प्रीलिम्स को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए। हफ्ते में वीकेंड में सैटरडे संडे में कोशिश कीजिए कि भाई हम 2-3 क्वेश्चंस तो लिखेंगे, ताकि वो टच और वो चीज़ें बनी रहें। टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैडम फिर वो एक क्वेश्चन आता है कि उसको सेल्फ एवेल्युएट कैसे करना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि बच्चा अच्छा आंसर राइटिंग लिख रहा है? ये भी ये कोई भी इशू है, ये भी क्योंकि अभी पॉइंट तो मैं जैसे मान लीजिए अगर ब्रशअप करूंगा, ब्रशअप करके पूरा एकदम उसको अच्छे से रिकॉल कर पाऊंगा तभी तो कुछ लिखूंगा। लिखने के बाद सेल्फ एवेल्युएशन जो होता है उसको कैसे मैं करूंगा, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। देखिए इसके लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी को, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, वरना कई बार हम अपने आप से समझ नहीं पाते। और किसी भी इसका कौन से ये ऐप्स वगैरह हैं, चैट जीपीटी वगैरह का इस्तेमाल करने से भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो इंसान के से आता है। तो फिलहाल उसके लिए मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर उपाय नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और अगर हम ऐसा प्रोग्राम शुरू करते हैं इवैल्यूएशन वाला, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैडम आप जो प्रीलिम्स का बैच लाने वाली है, इसको अगर मैं कर लूँ, मतलब ऐसे तो मेरे पास कंटेंट तो बहुत सारा है, ठीक है, बड़ा भी है, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्रीलिम्स का एक ऐसा बैच लाइए जो जैसे हम लोग काम करते हैं ना, उस तरह से हम लोग दिमाग नहीं दौड़ा सकते। मैं तो यूट्यूब भी नहीं चला पाता हूँ, चलाता ही नहीं, मैं इनफैक्ट चलाता नहीं हूँ, अनफॉलो रखता हूँ, इंस्टाग्राम फेसबुक तो बात ही निकाला है। तो मैं चाहता हूँ एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो, जहाँ से एक चीज को मैं 10 बार रिविजन कर लूँ, भले अब उसके बाद से आए वो मुझे क्लियर नहीं करना, मुझे एक ही चीज को बहुत बार करके पढ़नी चाहिए। देखिए वो तो ऐसा कोई बैच लेने वाली है? वन स्टॉप सोल्यूशन ही फॉलो करना चाहिए। 4 जगह अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। और स्पेशली आप जैसे लोग जिनके पास अपने नोट्स हैं, तो वो आईआरपी प्रोग्राम को ब्लाइंडली ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने हैं अपने नोट्स, उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और जो मैं सेशंस लेती हूँ जिसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करती हूँ उसको सुनते रहना है। ऑफिस भी जा रहे हैं तो सुन सकते हैं, तो आपको पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको साथ में चीज़ें लर्न हो रही हैं। और प्रीलिम्स के लिए वही इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए फिर आपको यहाँ और भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके ठीक है सनी, और कुछ क्वेश्चन बचा है? चलिए आई थिंक आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे, कुछ हो तो लिख देगा प्रियंका। ठीक है सनी, कुछ क्वेश्चन बचा है क्या आपका? ओके प्रियंका जल्दी से बताओ क्या क्वेश्चन। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मेरा क्वेश्चन ये है एक्चुअली, प्रीलिम्स का बैच अभी से लाते तो ज्यादा अच्छा होता, सॉरी क्या कह रहे हैं सनी? क्योंकि मुझे ज्यादा था बैच कर पाता। मैसेज टाइप कर दीजिए। अगर आप बैच अभी लाती तो उसको मैं मल्टीपल टाइम रिवीजन हाँ मैं शुरू करूंगी नेक्स्ट प्रीलिम्स का बैच, नॉट द कॉम्प्रिहेंसिव वन, जो हमारा आईआरपी प्रोग्राम है उसका नया बैच हम नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे, उसकी डिटेल्स शेयर कर देंगे। यूपीएससी होने का वेट कर रही थी, उसका प्रीलिम्स हो जाए, नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए प्रियंका बताइए। यस ओके जी मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जब प्रीलिम्स का पढ़ती हूँ तो उसके साथ में मेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती, मतलब जैसे प्रीलिम्स का पढ़ रही हूँ तो प्रीलिम्स ही पढ़ते रह जाती हूँ, और मेंस का जैसे आपके नोट्स वगैरह पढ़ती हूँ, उससे आंसर राइटिंग लिखने की कोशिश करती हूँ, तो मेरा प्रीलिम्स का छूट जाता है। ऐसा नहीं है, मैंने पिछले साल भी प्रीलिम्स दिया था बट मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, और मुझे टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि मैम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो मैंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी उस वजह से, ठीक है। तो अभी भी मतलब ऑन एन एवरेज में 4-5 घंटे निकाल लेती हूँ चाहे कुछ भी करके,
लेकिन फिर भी मैं उन 4-5 घंटों में अपने प्रीलिम्स और मेंस को मैनेज नहीं कर पाती। मतलब प्रीलिम्स मेरा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% मुझे प्रिपेयर है, तभी मेरा लास्ट टाइम क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन मैं प्रीलिम्स पर फोकस करने की कोशिश करती हूँ तो मेंस रह जाता है, और मेंस पर करने की कोशिश करती हूँ तो प्रीलिम्स रह जाता है। तो मैम मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली स्टेट में आ जाती हूँ, फिर मैं आंसर राइटिंग भी नहीं लिख पाती, तो इस वजह से। देखिए, जो लोग नौकरी वाले हैं या जिनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि वो सब चीज़ें नहीं मैनेज कर सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जनरली अगर कोई मुझसे नॉर्मल नॉन वर्किंग स्टूडेंट हो केवल, वो मुझे पूछेगा तो मैं उसको ये बोलूँगी, दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो कि 4 बजे तक हम सिर्फ प्रीलिम्स ही पढ़ेंगे, 4 से रात तक जब जगेंगे तो हम मेंस पढ़ेंगे। मुझे पता है कि आपकी प्रीलिम्स की चीज़ें 4 बजे तक नहीं हो पाएंगी, लेकिन वो डेडलाइन हमको सेट करनी पड़ेगी ताकि हमारी दोनों चीज़ें बैलेंस हो सके कि भाई हम दिन में 8 घंटे पढ़ पा रहे हैं, नोट्स बना पा रहे हैं, आधा आधा दे दिया। लेकिन आप लोगों के केस में ये कर सकते हो कि सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मेंस को दो, ठीक है, कि उस दिन हम मेंस की चीज़ें करेंगे और बाकी हफ्ते ये 4 दिन प्रीलिम्स पढ़िए, ठीक है। Okay, तो ma'am. ये हमारा थोड़ा दिमाग भी सॉर्टेड रखेगा और हम दोनों चीज़ों के बीच में भागते नहीं रहेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैम ये है ना 2026 वाला जो अटेम्प्ट है ना यूपीपीसीएस का, वो मतलब एक तरीके से आप ये समझ लीजिए मेरे पास लास्ट वही एक ऑप्शन है, फिर उसके बाद हो सकता है मुझे मौका ना मिले, क्योंकि मैम मैंने जॉब भी छोड़ दी। अब मैं मतलब मुझे नेक्स्ट ईयर फिर ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो इस वजह से मैम। और भगवान करे ज़रूरत ही ना पड़े दूसरे मौके की, इसलिए इस बार जितना भी टाइम दे पा रही हूँ उसको अच्छे से दीजिए, ठीक है। दिन को सॉर्टेड रखिए, फ्राइडे सैटरडे सिर्फ हमारा, संडे मेंस ही को देंगे, और मंडे टू फ्राइडे थर्सडे में हम मैक्सिमम प्रीलिम्स का कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि हम जो 4-5 घंटे हैं उसमें हम पूरा 4-5 घंटे का आउटपुट हमारा मैक्सिमम हो सके, ठीक है। ओके मैम। ओके प्रियंका, चलिए थैंक यू मैम। राम जल्दी से क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर मुझे इसको एंड करना है। चलिए, राम की मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए अगेन ऐसा कर सकते हो कि संडे, इसको भाई संडे हमारा रिवीजन दिन है, जो भी पढ़ा है हफ्ते में उसमें रिवाइज करेंगे, या फिर एक सैटरडे दिन हमें पता होना चाहिए कि रिवीजन के लिए एक हफ्ते में दिन होना चाहिए। अगर हफ्ते में नहीं कर पा रहे हो तो 15 दिन में करो, ठीक है। सब्जेक्ट को रिवाइज 1 महीने में टारगेट बनाओ कि भाई हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, वरना ऐसा करो कि 50 दिन या 45 दिन लिए हमने सब कुछ पढ़ डाला, उसके बाद फिर नेक्स्ट 45 दिन में हमने फिर से दोबारा चीज़ें पढ़ी, राइट। तो प्लान अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप बना सकते हैं, और रिवीजन भी हमारा फोकस होना चाहिए। ये नहीं है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री लेकर बैठे हैं तो पिछले 15 दिनों से हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस ही पढ़ रहे हैं, पन्ना ही नहीं पलट रहा है। इसीलिए प्लान ही ऐसा है, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे कि इतने दिनों में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तभी वो फ्रूटफुल होगी, ठीक है। देखो कोई बात नहीं विशाल, कोशिश करो चीज़ों को बैलेंस करने की। इतना ज़्यादा जब हम बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली करते हैं तो हम गिल्ट में चले जाते हैं, गिल्ट में नहीं आना है, राइट। तुम क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, नोट्स भी बना रहे हो मेंस के, डेटा बुक भी डेली कर रहे हो, प्री मेंस ग्रुप्स में एक्टिव नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। मेंस के जो सेशंस हैं, जब भी कुछ भी करो, खाते पीते वक्त उन मेंस के सेशंस को एटलीस्ट सुन लो, तो मेंस में साथ चल पाओगे। प्रीलिम्स के लिए अगर तुम मेंस के नोट्स बना रहे हो और जो सेशन सुन रहे हो, तो तुम्हारा दोनों चीज़ों का अलाइनमेंट हो जाएगा, राइट। प्रीलिम्स के लिए ये डेटा बुक मैं नहीं समझ पाई क्या कर रहे हो, तो प्रीलिम्स और मेंस का आधा आधा दिन बांट लो तो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, वरना क्योंकि हम एक ही अगर सब्जेक्ट को पढ़ते रहे तो फिर बैलेंस नहीं हो पाता। जैसे मैंने बताया ना कि 4 बजे तक हमें प्रीलिम्स की चीज़ें करनी है, 4 बजे के बाद मेंस के लिए करना है, ठीक है। मेंस के लिए नोट्स, ओके, मेंस के लिए ही कर रहे हो तो आधे घंटे कर रहे हो, ये नोट्स बना रहे हो, बना लो कि भाई शाम को 4 बजे तक मेंस के नोट्स बनेंगे, उसके बाद हमें करना है अपना प्रीलिम्स का पढ़ना है, या फिर शाम को 6 बजे के बाद, जिस हिसाब से भी रूटीन हो, तो ही प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ बैलेंस किया जा सकता है। वरना जो भी चीज़ पहले लेकर बैठोगे वो ख़त्म ही नहीं होगी, वो ख़त्म नहीं होगी तो दूसरा जो है मेंस या प्रीलिम्स वो हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। छूट भी रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो छूटता ही रहेगा, राइट। और थोड़ा सा
ऊपर नीचे होने में ज़्यादा गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पढ़ता है उसी का छूटता है, जो पढ़ रहा है मेहनत कर रहा है उसी की चीज़ें ऊपर नीचे होती है, ठीक है। गिल्टी होने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट पढ़ तो रहे हो, मेंस के नोट्स तो बना रहे हो। चलिए ओके देन, इसको हम यहाँ पर एंड करते हैं। इन केस किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम आईडी पर, अदरवाइज ऐसा सेशन हम फिर से करने की कोशिश करेंगे एंड देन तब पूछ सकता है। ओके एवरीवन, बाय बाय, कीप स्टडिंग।